नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश समसामयिकी की श्रृंखला में आज ये हमारा नवंबर माह का आपके सामने जो है वीडियो प्रस्तुत है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है नवंबर में जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी रही हैं उनका विश्लेषण करेंगे, उनको अच्छे से जो है डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे मुख्य प्रयास हमारा ये होगा कि हम ये जानें कि इन सूचनाओं में से, इन समाचारों में से कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के पर्पस से, हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे संस्थान के कोर्स से जुड़कर एक बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है आप इस बार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है, जिसका स्वयं जो है आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में जो है संकेत दे दिया गया है। तो ये आधिकारिक रूप से अब प्रमाणित हो गया है कि वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। आपके पास 6-7 महीने का समय एग्ज़ाम के लिए बचा है और आप ये 6-7 महीनों का अगर सदुपयोग करके एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपको सिलेबस के अनुसार सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी जो है आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, उसके लिए ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, RO लिख के, आपको सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों अभी जल्द ही जो है लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट भी आ गया है और उसके मुख्य परीक्षा में जो है हमारे संस्थान से जो है अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जो हमारी लोअर पीसीएस की प्री मेंस परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे। साथ में जो है ये सभी स्टूडेंट हमारे RO 2021 के मुख्य परीक्षा के बैच से ही जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे पहले जो है 2016 वाले समीक्षा अधिकारी बैच से जो सिलेक्शन हुए उनको आप लोग जानते हैं, कई लोग को आपने इंटरव्यू में भी देखा है। तो निश्चित रूप से जो है आप लोग को भी अगर लीडर बोर्ड में आना है तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर जो है हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जो है लखनऊ, कानपुर और बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों को भी पुलिस कमिश्नरेट में शामिल कर लिया गया है। ये न्यूज़ आपको हो सकता है लग रहा हो कि पुरानी है, लेकिन लखनऊ, कानपुर और बनारस में पहले जब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों को उससे छोड़ दिया गया था, केवल अर्बन जोन में ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब जो है इसका जो है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का विलय करते हुए जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली इन जिलों में पूरी तरह से लागू कर दी गई है। अगला जो मुख्य बिंदु है आपके आज के करंट अफेयर्स का वो ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आप जानते हैं केंद्र की एक योजना है जो राज्य में भी संचालित है और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जो है उत्तर प्रदेश एक शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है। बस यही आपकी वो खबर है जो आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और पूरे देश में पहला नंबर इसका आया है। उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में टॉप पर है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि एक जिला जो है उत्तर प्रदेश का जिला पूरे देश में प्रथम है हर घर नल कनेक्शन देने में और टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर बुलंदशहर है और तीसरे नंबर पर बरेली है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक महीने में 25% कनेक्शन देकर कीर्तिमान बनाने में जो 4 जिले शामिल हैं उनमें इन 3 जिलों के अलावा मिर्जापुर भी शामिल है। मतलब एक महीने में 25% कनेक्शन जो है जो वहाँ पर स्वीकृत थे वो दिए इन्होंने। उनमें शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली तो है ही है क्योंकि टॉप के थे और मिर्जापुर भी इसी रेस में है जो 25% कनेक्शन दिया है। तो सर्वाधिक कनेक्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश एक टॉपर स्टेट बना हुआ है जल जीवन मिशन में। अभी हाल ही में काशी तमिल संगमम का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में किया गया और ये इवेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काशी और तमिल यानी उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का साधा समन्वय आपको देखने को मिलता है। 1 महीने चलने वाला ये महोत्सव है जिसका आयोजन जो है किया जा रहा है और इसमें जो है
इसका उद्देश्य तो आप समझ गए। इसमें कुछ बातें हैं जो आपसे अलग से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस आयोजन में तमिल ग्रंथ तिरुक्कल के अनुवाद का भी विमोचन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और ये जो पूरा आयोजन है इसमें क्या किन किन विभागों की सहभागिता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालय जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। IIT मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भी हैं। तो ये जो है इसका जो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसमें एक सांस्कृतिक महत्व है इसका, जो आपको भले ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये आपको जानना चाहिए जब आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। तो 15वीं शताब्दी में मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्या भगवान शिव का एक मंदिर बनाना चाहते थे। उन्होंने एक शिवलिंग को वापस लाने के लिए काशी की यात्रा की। वहां से लौटते समय वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए और फिर जब उन्होंने यात्रा हेतु आगे बढ़ने की कोशिश की तो शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। शिवलिंग जो है गाय पर रखा हुआ होगा। पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा मानकर और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जिसे बाद में शिव काशी तमिलनाडु के नाम से जाना गया। ये आज भी वहाँ पर है। जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे उनके लिए पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में तेनकासी के नाम से माना जाता है और ये केरल के साथ इस राज्य की सीमा के करीब है। तो ये इसका सांस्कृतिक महत्व है, एक इतिहास है इसका कि काशी तमिल का संगम जो है किस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित जो है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सुब्रमण्यम भारती के आवास को अब संग्रहालय बनाया जाएगा। तमिल मूल के राष्ट्रवादी महाकवि जो है हुए हैं सुब्रमण्यम भारती। ये बनारस स्थित घर के एक हिस्से को संग्रहालय के रूप में अब परिवर्तित किया जाएगा। सरकार सुब्रमण्यम भारती की जन्मतिथि 11 दिसंबर को भाषा दिवस के रूप में मनाएगी, ये भी जो है ऐलान कर दिया है। और सुब्रमण्यम भारती महान तमिल साहित्यकारों में से एक हैं। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर उनकी रचनाएं आज भी जो है प्रासंगिक हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक IT पार्क का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर एडवांसमेंट भी हो रहा है, डेटा सेंटर पार्क वगैरह खोले गए हैं। उसी तर्ज पर जो है एक IT पार्क जो है सभी मंडलों में जो है स्थापित किया जाएगा और ये वहीं 4 IT सिटी भी बनाई जाएंगी। आपसे पूछा जा सकता है कितनी IT सिटी का प्रपोजल है, तो 4 IT सिटी का प्रपोजल है। ये IT सिटी पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जो आर्थिक जोन है उत्तर प्रदेश के उनमें एक एक स्थापित की जाएगी। इन IT पार्क स्थापित करने वाले निजी निवेशकों को 25% या 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क पर 7% छूट दी जाएगी, जिससे जो है यहाँ पर निवेश आकर्षित हो सके। जो IT कंपनियां रोजगार प्रदान करेंगी उनको भी छूट मिलेगी। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए IT कंपनियों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। यदि कोई कंपनी उत्तर प्रदेश के रहने वाले और यहीं पढ़ाई करने वाले कम से कम 30 युवाओं को नौकरी प्रदान करती है तो सरकार प्रतिवर्ष उसे 20,000 रुपये प्रति छात्र वन टाइम रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रदान करेगी। वहीं नई टेक्नोलॉजी के बारे में छात्रों व कर्मियों को बताने के लिए कोई कंपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्किल डेवलपमेंट अगर कोर्स संचालित करती है तो फीस का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये भी सरकार जो है वहन करेगी। तो ये सब छूट दी जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में एक निवेश का जो है माहौल और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ा है। कैपिटल सब्सिडी को अब बढ़ा दिया गया है। तो ये किसके नीचे बढ़ाया गया है, कौन सी नीति में बढ़ाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसको विनिर्माण कहते हैं हिंदी में, नीति 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को बिजली के बिल पर भी छूट दी जाएगी। संशोधन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए तक की लघु एवं मध्यम इलेक्ट्रॉनिक अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको अधिकतम 10 करोड़ रुपए की कैपिटल में सब्सिडी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
अब 1000 करोड़ रुपए के निवेश तक फ्लैट 15% कैपिटल सब्सिडी उन आईटी कंपनियों को या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियों को दी जाएगी। और इसी तरह से परिवहन क्षेत्र में भी जो है बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों की पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर अब सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब ये जो पर्यटन नीति में संशोधन हुआ उसमें कई सारे जो है पॉइंट हैं जिनको आप यहाँ पर चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि निवेश के आधार पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ से 40 करोड़ रुपए तक होगी, जो इस संशोधन में निर्धारित किया गया है। इसका एक जो है जीस्ट या समरी फॉर्म यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि निवेश की लागत पर सब्सिडी का कितना प्रतिशत दिया जाएगा और राशि के रूप में अधिकतम कितनी राशि जो है प्रदान की जाएगी सब्सिडी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में, और ये बस यही आपको मुख्य रूप से याद रखना। कितना लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसको जो है एक नीति के माध्यम से, यानी उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, कहाँ लिखा है ये? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। और कोई भी नीति होती है जब भी वो आती है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नई नीति में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है तथा अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य इस नीति में निर्धारित किया गया है। इसमें 30,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, और जो इस नीति में रोजगार दिए जाएंगे उन लोगों को, उन युवाओं को सूर्य मित्र कहेंगे। जिस तरह से मित्र वाली परंपरा चल गई है तो इनको सूर्य मित्र कहा जाएगा। शिक्षा मित्र से ये शुरू हुआ था और अब तक चल रही है। 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी घर की छत पर, या जिसको हम सोलर रूफटॉप कहते हैं, वो स्थापित करते हैं तो उसके लिए भी जो है प्रति किलोवाट 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से छूट दी जाएगी। ये उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पर लिखा है। सोलर पार्क की स्थापना करनी है 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय लगाने 4500 मेगावाट। तो पीएम कुसुम योजना में C1 और C2 टाइप में जो है 2000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है क्षेत्रवार जो है उत्पादन का लक्ष्य हो गया, जिसका जो है क्यूमुलेटिव जो है हमने वहाँ पर पहले पेज पर पढ़ा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और क्रूज में निवेश को बढ़ावा, क्योंकि ये सभी पर्यटन से जुड़ी चीज़ें हैं और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश की जो जीवन रेखा है उसका एक लंबा प्रवाह है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र 2500 किलोमीटर के लगभग तय करती है। तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में जो है इसमें फ्लोटिंग और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए नदियों और जलाशयों में क्रूज़ पर्यटन इकाइयाँ, हेरिटेज होटल, कैरावन टूरिज्म यूनिट, सार्वजनिक गोल्फ कोर्स, और गाँव में भी पर्यटन कराने के लिए अब गाँव का चयन किया जा रहा है। गाँव में पर्यटकों के ठहरने और महलों व हवेलियों में हेरिटेज होटल में बदलने समेत समस्त 22 प्रकार की गतिविधियों में निवेश करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब जो है लक्ष्य, किसी भी नीति का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 5 वर्ष तक लागू रहने वाली नई पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी नीति में, यानी पर्यटन नीति में ही जो है, जो हमारे यहाँ पहले से पर्यटन के सर्किट बने हुए हैं उसमें रामायण सर्किट, कृष्णा ब्रिज सर्किट समेत को विकसित करने के लिए जो है ये सर्किट विकसित किए जाएंगे। तो ये सारे सर्किटों के नाम दिए गए हैं। ये नए नए सर्किट जो है महाभारत सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, इनका विकास किया जाएगा। सर्किट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट बनना है, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सिद्ध शक्तिपीठ हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी रोड से इस प्रकार की जाएगी कि कोई व्यक्ति आए तो सारे वो एक साथ भ्रमण कर सके। जैसे बौद्ध परिपथ है या बौद्ध सर्किट है, तो जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान हैं, चाहे वो लुम्बिनी हो, चाहे वो सारनाथ हो, तो इनकी आपस में ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि जब पर्यटक आए तो वो बौद्ध धर्म के अगर लोग आए या बौद्ध धर्म को
जो जानने की इच्छा से लोग आए तो वो एक सर्किट पर ही भ्रमण करके पूरा देख सकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य दक्षता उच्च स्तर की है। अभी एक रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो के आई है, जिसके आंकड़ों तथा सांख्यिकी तकनीक विश्लेषण कर रिपोर्ट अनुसार जो है उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों की कार्य क्षमता उच्च स्तर की पाई गई है। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण जो है साधन है, तो जीआई टैग बहुत से उत्पादों को देने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ पर इतने सारे नाम हैं कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो एक जिला एक उत्पाद के जरिए उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के क्रम में जो है उत्तर प्रदेश के खाद्य पदार्थों को जीआई टैग देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब जिसमें मुख्य रूप से जैसे चौसा आम है, बनारसी आम है, लंगड़ा आम है, गौरजीत आम है, बनारसी पान है, ठंडई है, तिरंगी बर्फी है, लाल पेड़ा है, लाल भरवा मिर्च है, तो ये सब तो बनारस का हो गया। जौनपुर की इमरती, प्रतापगढ़ का आंवला, चिरई गांव के करौंदा, मुजफ्फरनगर का गुड़। उसके अलावा जो है जिन उत्पादों की जीआई टैगिंग कराए जाने की तैयारी, उनमें लखनऊ की रेवड़ी बहुत मशहूर है, मथुरा का पेड़ा, फतेहपुर का मालवा का पेड़ा, आगरा के फतेहपुर की सीकरी की नान खटाई, आगरा का पेठा, अलीगढ़ के इगलास की चम मिठाई, कानपुर नगर का सत्तू, बुकनू, प्रतापगढ़ का मुरब्बा। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो इन सबको जो है भेजा गया है कि इनको जीआई टैग दिलवाया जाए। जीआई टैग से क्या होता है, ये उत्पाद जो है विश्व स्तर पर फेमस हो जाते हैं और पूरी दुनिया में इनकी एक अलग पहचान स्थापित हो जाती है, जिससे पर्यटन में और व्यापार में दोनों में बढ़ोतरी होती है। प्रदेश में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाए जाएंगे, उसकी स्थापना होगी। तो ये भी जो है पर्यटन के क्षेत्र के ही हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जो है निजी सार्वजनिक कंपनियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुसंधान, विकास, परीक्षण, टेक्नोलॉजी एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो आपसे मुख्य रूप से संख्या पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जो है मंजूरी दी गई है। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक इनोवेशन फंड बनाया गया है, जो कितने हजार करोड़ का है, 4000 करोड़ का। बस आपको यही फिगर याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। 5 वर्षों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में बाकी तो कृषि की स्थिति ठीक है, दलहन बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। दलहन में आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि जो है शीर्ष राज्यों में से एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जो है आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए उत्पादकता को बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश में मांग है दलहन की, वो उसका उत्पादन मांग के सापेक्ष केवल 40 से 45% है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम 55 से 60% जो है दाल बाहर से मंगा के खा रहे हैं। यहाँ पर मांग के अनुसार केवल 40 से 45% ही उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है उत्तर प्रदेश में 66 समृद्धि केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। अब ये किस योजना के तहत है, तो प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। उसमें से उत्तर प्रदेश के 66 समृद्धि केंद्र शामिल हैं। विकासखंड, तहसील अथवा ग्राम स्तर पर बने ये समृद्धि केंद्र किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर मिट्टी, पानी, खाद, बीज के परीक्षण की सभी सुविधाएं रहेंगी। समृद्धि केंद्र का मतलब ही है कि कृषि से जुड़े लगभग हर सॉल्यूशन वहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिएगा। यहाँ पर सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर खाद, बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, कीटनाशक, लघु कृषि यंत्र की बिक्री भी होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन उनके लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान से अभी सम्मानित किया गया है। तो ये वरिष्ठ कथाकार हैं ऋषिकेश सुलभ, इनको आनंद स्मृति सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष एक कथाकार को सम्मान के तहत 21,000 रुपये ससम्मान चिन्ह व पत्रक प्रदान किया जाता है।
अगला जो है हम इम्पोर्टेंट लेते हैं, जो अब निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, प्रस्तावित हैं, प्रक्रिया में चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो निकाय चुनाव में 95 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इसका पूरी निर्वाचन सूची का पुनरीक्षण किया गया है। तो 95 लाख मतदाता बढ़ गए हैं और 2000 नगरीय निकाय भी बढ़ गए हैं। नगरीय निकाय जो है 2017 की तुलना में 111 नए बन गए हैं और वर्ष 2017 में 3.35 करोड़ मतदाता थे। अब जो चुनाव होंगे वो उसमें 4.30 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, उसके लिए जो है कुछ प्रयास किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। 2024-25 तक जो है ये लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जो है जो निर्यात है उसको बढ़ाना होगा, विशेषकर जो कृषि निर्यात है, क्योंकि उससे कृषकों की आय भी बढ़ेगी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश GIS 2023 के जरिए फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, पशुपालन के क्षेत्र में सरकार 50,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित करेगी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का निवेश का प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। अभी कौन कौन से उत्पादों का निर्यात हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है निर्यात जो है कहाँ से हो रहा है, कहाँ को हो रहा है। चावल का निर्यात ईरान को, सऊदी अरब को और इराक को किया जा रहा है। कहाँ कौन से उत्पाद के निर्यात का अब लक्ष्य रखा गया है उसकी सूची यहाँ पे दी है। अब हमारा चावल यमन को भी जाएगा, बांग्लादेश और अमेरिका को भेजा जाएगा, गेहूं नाइजीरिया और सूडान को भी भेजा जाएगा। तो ये सभी जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसके अंतर्गत। 5 वर्षों में बिजली उत्पादन के लक्ष्य को भी निर्धारित कर दिया गया है और ये कितने गुना बढ़ाया जाना है, 5 गुना बढ़ाया जाना है। प्रदेश में अभी कितना है ये भी पूछा जा सकता है। तो 30,517 मेगावाट बिजली का उत्पादन अभी हो रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमारी सोच है उसको प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्ष में बिजली का उत्पादन 5 गुना बढ़ाकर 1,93,378 मेगावाट तक पहुंचाना होगा, तभी ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य साधा जा सकता है। तो 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग 7,000 प्रति यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय से संबंधित जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट खबर। 10 माह में 111 को आजीवन कारावास जो है उत्तर प्रदेश में दिलाया गया है और ये दिलाया है गोरखपुर जनपद ने। और गोरखपुर जनपद ने इसको 1 महीने में करके जो है क्या किया है, एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, इसीलिए जो है ये चर्चा का बिंदु है। तो हत्या व दुष्कर्म के 111 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर गोरखपुर के अभियोजकों ने, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं न्याय विभाग के जो सरकारी वकील होते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं हम लोग जो है, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन शिकंजा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक न्यायालय में 209 मुकदमों में से 359 लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों में 111 आरोपितों को आजीवन कारावास हुआ है। बाकी और जगहों की भी रिपोर्ट आपके सामने है। गोरखपुर तो टॉप पे है, फिर प्रयागराज इत्यादि जो है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो गोरखपुर के बारे में पूछा जाएगा। आगे भी उद्योग क्षेत्र की ही खबर है। अंडा उत्पादन के लक्ष्य की बात यहाँ पर की जा रही है कि 5 वर्ष में अंडा उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कैबिनेट के द्वारा हाल ही में कुक्कुट विकास नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस नीति के प्रभावी होने से अगले 5 वर्ष में करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना चाहिए। इस नीति के तहत 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर इस इंडस्ट्री में, जो कुक्कुट फार्मिंग है, अंडा उत्पादन है, उसमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्टिफाइड गेहूं
किस्म देश में सर्वोत्तम है और ये किसने विकसित की है उत्तर प्रदेश में, इसको जानना है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई फोर्टिफाइड, जिसको हम पोषण युक्त गेहूं कहते हैं, जिसमें पोषक तत्वों की रिच मात्रा होती है, गेहूं की किस्म। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं की कौन सी किस्म जो है BHU द्वारा निर्मित की गई है जो कि फोर्टिफाइड है। वो है मालवी 838 और इसका टेक्निकल नाम ये है HUW 838 और इसका जो सामान्य नाम है, जो प्रचलित नाम रहेगा वो मालवी 838 है। इसको देश में सर्वोत्तम किस्म फोर्टिफाइड गेहूं की घोषित किया गया है। 120 दिन में ये किस्म तैयार हो जाएगी। इस प्रजाति में 41 ppm जिंक है जो कि बहुत हाई मात्रा है। ये गेहूं के पौधों की बीमारी वीट ब्लास्ट और अन्य रोगों से भी पूर्णतया सुरक्षित है, यानी ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है इसकी। अगला देखेंगे, लोक अदालतों में वाद निस्तारण में भी प्रदेश का प्रथम स्थान है। जैसे भी हमने जल जीवन मिशन की बात की, उसी तरह से लोक अदालतों में भी जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है वाद निस्तारण के मामले में। और राष्ट्रीय स्तर पर निस्तारित कुल वादों का लगभग 50% वादों के निस्तारण में अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी देशवासियों के लिए। उसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 सम्मेलन की बैठकें आयोजित की जाएंगी और की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही। पहले ही यहाँ पर इक्विपमेंट और सर्जिकल प्लांट के लिए इकाइयाँ लगाई जा रही थी, अब उसमें आगे बढ़कर जो है प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज, दवा और जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है? गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, हापुड़ में फार्मा पार्क बनेंगे। ये क्या बनेंगे? फार्मा पार्क। फार्मा पार्क का मतलब यहाँ पर औषधियों का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। ODOS, जैसे ODOP होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही ODOS होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, एक जिला एक खेल। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ODOS से उत्तर प्रदेश को खेल का में भी नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा हर जिले के खेल को प्रोत्साहित कर अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल करने पर जोर रहेगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 16 से 20 जनवरी तक WEF की बैठक जो है दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होनी है और इसमें जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साधने के लिए और जो 2023 में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ जाएंगे और अगर वो गए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने वाले वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी होंगे। ये भी उनके साथ एक गौरव जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में जो है वैसे तो इजराइल का देश से कई सारे अनुबंध चल रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी डायरेक्ट जो है इनसे साझेदारी इजराइल से करने के लिए जो है समझौते की भूमिका तैयार की है। इजरायली कंपनियां जो है फार्मास्यूटिकल, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, IT, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और वाटर मैनेजमेंट जैसे 6 सेक्टर में उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में वाटर मैनेजमेंट को लेकर इजराइल से पहले ही समझौता उत्तर प्रदेश ने किया हुआ है। उत्तर प्रदेश लीडरशिप का समिट का आयोजन जो है 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही किया जाएगा। ये एक तरह से उसकी प्री तैयारी है। वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उससे पहले जो है प्रदेश के उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए ये लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए तक आने की संभावना है उद्यमियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नोवल मंच से खेत सुरक्षित रहेंगे। मल्चिंग आप जानते हैं,
ये एक फ़ोटो मैंने आपको दिखाने के लिए प्रतीकात्मक यहाँ रखी हुई है। तो मल्चिंग में जो है ज़मीन को ढक दिया जाता है। अभी जो है प्लास्टिक मल्चिंग जो है खेती में यूज़ की जा रही है, लेकिन ये जो एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हर्षा खरकवाल, इन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के साथ मिलकर एक बायोडिग्रेडेबल जो जैव विघटनीय पदार्थ से बना हुआ है मल्च फिल्म को तैयार किया है। इससे क्या होगा, तो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक प्रदूषक होता है, और इसकी कीमत कम होने से कृषि की लागत कम होगी, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी। इसका नाम नोवल मल्च फिल्म दिया गया है। बाकी इसके बारे में कुछ और जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। मल्च का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी में नमी सुरक्षित रहे, वाष्पीकरण कम हो, इसीलिए इसका खेती में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है एक निर्देश दिया है कि सभी जिलों में अस्पतालों में 15 तारीख को टीबी दिवस मनाया जाए। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। तो उससे जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2025 तक जो है टीबी के एक पूरे सफाई के लिए, उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है। तो उसी को देखते हुए हर महीने की 15 तारीख को ये टीबी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हैकाथन का आयोजन किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, और ये जो है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 आयोजन किया गया, और ये स्टार्टअप कल्चर की नींव को मजबूती देगा। साथ ही भारत और अफ्रीका के 22 देशों के युवाओं को नवोन्मेष, भविष्य में नए स्टार्टअप की नींव तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान कर दिया है। ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल जाने से पर्यटन क्षेत्र में निवेश भी बढ़ जाता है, कई सारी सुविधाएं भी हो जाती हैं, कई सारी छूटें भी आ जाती हैं। तो बाकी सब जो है उसी से रिलेटेड है, लेकिन मुख्य रूप से जो है पर्यटन को अभी तक उद्योग का दर्जा नहीं मिला था, उसकी परिभाषा में नहीं आता था, अब वो उद्योग की परिभाषा में आ गया है। गन्ने की फसल अब उत्तर प्रदेश में ग्रीन गोल्ड बनेगी। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि गन्ना उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में विस्तृत स्तर पे हो रहा है, और ये हरा सोना जो है उत्तर प्रदेश का साबित होने जा रहा है। गन्ना विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.81 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की गन्ना मूल का यह रिकॉर्ड एवं समयबद्ध भुगतान की पारदर्शी प्रक्रिया, प्रति कुंतल दाम में वृद्धि, खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे नीतियों के कारण ही गन्ने की उपज में वृद्धि हो पाई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य भी है, ये आप जानते हैं। गन्ने के कुल रकबे का 51% एवं उत्पादन का 50% और चीनी उत्पादन का 38% उत्तर प्रदेश में होता है। देश के जो है इसमें से कुल 520 चीनी मिलों में से 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं। करीब 46 लाख से अधिक गन्ना किसान मिलों को गन्ने की आपूर्ति सीधे तौर पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के 59 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1969 को इसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का नाम दिया गया था, और इसने अब अपने 59 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो चूँकि ये स्टैटिक जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, 1970 से अकादमी रत्न सदस्यता और अकादमी पुरस्कार शुरू किए गए थे। 1991 से सफदर हाशमी पुरस्कार, 1998 में BM शाह पुरस्कार शुरू किया गया था। 1973 से नवोदित कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। 72 में कथकाचार्य पंडित लच्छू महाराज के निर्देशन में कथक केंद्र की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1987 से अवध संध्या की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए जो है सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब बिना सूर्य के प्रकाश और सोलर पैनल के भी बिजली बनाई जा सकेगी, ऐसी एक खोज की है गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत सैनी ने ऐसी एक खोज की है। इनके द्वारा एक सोलर प्लांट बनाया गया है जो बिना सूर्य के प्रकाश और सोलर पैनल के बिना ही बिजली
बनाना जो है इसमें संभव हो जाता है। इसमें बादलों के पीछे छिपे सूर्य से भी ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्योंकि अगर बादलों के पीछे भी सूर्य छुपा होता है तो उसका विकिरण जो है तब भी उस समय पृथ्वी पर आ रहा होता है। ये प्लांट 100 दिन की गर्मी को भी सौर ऊर्जा में 100 डिग्री तक की गर्मी को भी सौर ऊर्जा में बदल देगा। इन सोलर प्लांट का प्रयोग उन स्थानों पर विशेष रूप से उपयोगी होगा जहां पर दिन में कई बार धूप और छांव होती रहती है, बदलती रहती हैं। आगे चलते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। कहाँ कहाँ पर जो है इसको बस देख लेते हैं। आगरा, मथुरा, लखनऊ, यहाँ पे जल्दी ही जो है पर्यटन के लिए जो है हेलीकॉप्टर संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए अहम पड़ाव जैसे कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर जिले में भी हेलीकॉप्टर शुरू किए जाएंगे। इस सेवा के संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर निजी निवेशकों के जरिए विकसित व संचालित किया जाएगा। काशी यानी बनारस को जल परिवहन का केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि गंगा के माध्यम से जो है वाटर हाईवे वहाँ से निकलता है, नेशनल वाटर हाईवे जो है उसमें सब गतिविधियाँ शुरू होंगी। तो बनारस से हल्दिया तक जो है ये जलमार्ग है ही है। मल्टी मॉडल टर्मिनल, इंटरलॉकिंग टर्मिनल की शुरुआत की जा चुकी है और अब जो है हाइड्रोजन से संचालित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। मुर्गी पालन यूनिट लगाने पर कई करों में जो है छूट दी जाएगी। ये जो भी कुक्कुट नीट 2022 की बात की उसी का जो एक पार्ट है जो वहाँ से यहाँ पर लिख गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुक्कुट नीट में जो निवेश है अगले 5 वर्षों में वो 1500 करोड़ का किया जाएगा और बिजली के बिल में 10 साल तक विद्युत कर में 100% की छूट जो है दी जाएगी। तो इस तरह से प्रोत्साहन देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी यहाँ पर आकर अपनी इकाइयाँ स्थापित करें, उसके लिए सब दिया जा रहा है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये टाइगर रिजर्व बनेगा। अभी तक ये बफर जोन में आता था बिजनौर का। इसे जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहाँ बाघ संरक्षण फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी पराली जलाने पर की देश भर की, लेकिन उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी आई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। शाहजहांपुर व पीलीभीत जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश की स्थिति इस मामले में नियंत्रण में है, यानी शाहजहांपुर और पीलीभीत में ज़्यादा मात्रा में पराली जो है जलाई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों में बनेगी रैंकिंग और शोध सेल। चूँकि प्रदेश के 11 राज्य विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टांग रैंकिंग में लाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक रैंकिंग प्रकोष्ठ बनेगा जो वहाँ पर गुणवत्ता का नियंत्रण करेगा। जैसे वो नैक रैंकिंग होती है, नैक प्लस रैंकिंग होती है, तो उसके लिए अभी से तैयारी की जाएगी। रैंकिंग सेल रैंकिंग एजेंसियों के माध्यम से जरूरी विभिन्न मानदंडों पर डेटा के संग्रह और संकलन में भी शामिल होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई में 1000 करोड़ के निवेश पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। यही जो है इसका मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखना होगा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयों को अब थाने का दर्जा दिया जाएगा। पहले भ्रष्टाचार निवारण संगठन जो है थाने के बराबर इनकी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश के 18 मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयों को भी थाने की दर्जा दिया जाएगा और इसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के थाने खोले जाएंगे। अभी तक भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जो ट्रैप होते थे उन्हें स्थानीय थानों में दाखिल कराया जाता था, लेकिन अब ये स्वयं में थाने के रूप में हो जाएंगे तो इनको दूसरे थानों में नहीं दर्ज कराना पड़ेगा। ये हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया है। जो हमने अभी पर्यटन सर्किट की बात की थी उनके विकास की, तो उसी से संबंधित है। इसमें सारे स्थल अलग अलग दिए गए हैं कि कहाँ पर कौन से ज़िले जो है कौन से सर्किट में जुड़ जाएंगे। तो जैसे हमने शक्तिपीठ सर्किट की बात की थी, तो मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी शक्तिपीठ से लेके सहारनपुर की शाकंभरी देवी शक्तिपीठ, सभी प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ते हुए शक्तिपीठ सर्किट की स्थापना होगी।
हस्तशिल्पियों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध के लिए क्राफ्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अहम जो स्थल है मेरठ, काकोरी, शाहजहाँपुर, चौरी चौरा, इनको जोड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम सर्किट डेवलप किया जाएगा। इसी तरह से बुंदेलखंड सर्किट में क्या क्या होगा, कलिंजर दुर्ग जो बहुत फेमस है वहाँ का, चरखारी, चित्रकूट, देवगढ़, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ये सब जो बुंदेलखंड के रीजन के हैं वो जो है बुंदेलखंड सर्किट में जोड़े जाएंगे। इसी तरह से महाभारत और शक्तिपीठ सर्किट का पूरा विवरण है, रामायण और कृष्ण का विस्तार किया जाएगा। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे प्रयास लगातार जारी किए जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक कुनबा बढ़ाएंगे संगम नगरी के काले हिरन। संगम नगरी यानी प्रयागराज जो है काले हिरन के लिए माना जाना जाता है, क्योंकि प्रदेश में जो पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व है, इसमें के 6 राज्यों के 11 अभ्यारण्यों में नर हिरन भेजे जाएंगे, काला नर हिरन। प्रदेश सरकार द्वारा इस कंजर्वेशन रिजर्व को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के तहत चयनित किया गया है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है ब्लैक बग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्गों से ई रिक्शा को हटाया जाएगा, क्योंकि हादसे भी बढ़ रहे हैं और जो है उनके कारण जो है जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो हो रहा है। तो इनको मुख्य मार्गों से हटाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो है फैक्ट भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका से लेकर दक्षिण एशिया तक आपूर्ति किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के बने ईवी। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जैसा पिछले महीने भी हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भी एक हब के रूप में विकसित करने का प्लान है। तो इसके लिए जो है 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश के पश्चिमी व मध्य प्रदेश के ऑटो रिक्शा व उत्तर प्रदेश के को ऑटो व इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ जोड़कर उपकरणों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर नगर, मेरठ व लार्ज इंडस्ट्री के निर्माण के लिए इनको चुना गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी इकाइयाँ लगेंगी, ईवी यूनिट्स लगेंगी। उसी तरह से छोटी इकाइयों के लिए भी जिले चुने गए हैं, जिनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है, उसके कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 91 प्रस्ताव मंजूरी के लिए आए थे, जो देश भर में औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव के 6.35% था। 2021 में 114 प्रस्ताव आए, 2022 में 51 प्रस्ताव आए। ये सभी प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। प्रदेश में मातृ या मातृत्व मृत्यु दर जो है 167 है, जिसको हम MMR कहते हैं। तो ये कितनी पहुंच गई है? 167। प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख माताओं में होने वाली मौतों को मातृ मृत्यु दर के रूप में आंका जाता है और वैश्विक सतत विकास लक्ष्य में इसे 70 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित रूप से कमी आ रही है, लेकिन बहुत तेजी जो है इसमें नहीं अभी आ पाई है। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज रिवर यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी, काशी से शुरू होगी, जैसा कि अब हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ये क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू की जाएगी। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ का सफ़र करेगी 52 दिनों में। ये यात्रा भारत व बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल हैं। गंगा विलास भारत में निर्मित पहला रिवरशिप है, जो 80 पर्यटकों को लेकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। आगे बढ़ते हैं। NHM संविदा कर्मचारियों को सामूहिक बीमा पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्य करते कर्मचारी, उनको सामूहिक बीमा पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कृषि उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने ग्लोबल समिट में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ का लक्ष्य करने का, निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये भी जो है उसी से संबंधित है, यानी जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, या जिसको हम लोग ये कह लीजिए कि रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है,
उसके लिए उत्तर प्रदेश को 5 साल में 76 लाख करोड़ रुपए का निवेश चाहिए, तभी जो है जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसके आकार में 4 गुना वृद्धि हो पाएगी। वर्ष 2027 तक 30 से 35% विकास दर हासिल करनी होगी, 76 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और ये निवेश बाहर से ही जो है लाना ज़्यादा सही होगा। आईटी और आईटीएस में 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये इसी का पार्ट है कि कहाँ कहाँ से इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीएचयू में दीक्षांत समारोह होगा और ध्यान रखिएगा ये बीएचयू का 102वां दीक्षांत समारोह है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। मुगल सराय ने गोरखपुर को 5 विकेट से हराया। ये जो है एक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी मुगल सराय, उसमें गोरखपुर को 5 विकेट से उसने हरा दिया है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां सीधे किसानों से फसल खरीद सकेंगी। अब ये व्यवस्था की जा रही, प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एग्रीटेक किसान गवर्नमेंट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करने वाली एग्रीटेक कंपनियां निवेश करेंगी। इसके द्वारा आईटीसी, पेप्सिको, बिग बास्केट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों से फसल को सीधे खरीद सकेंगी। एग्रीटेक कंपनियां किसानों को मिनी कोल्ड स्टोरेज तथा भंडारण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। और इनका जो है क्या रोल होगा उसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, क्या क्या जो है ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है, जो बहुत ही बड़े तौर पे जो है लखनऊ का एक फेमस राजधानी का स्कूल है, इसके बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हैं। उसमें अभी हाल ही में 23वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि ये मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन 23वां लखनऊ में आयोजित हुआ। बाकी उसके जो प्रमुख बिंदु हैं यहाँ लिखे हैं। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को आगे भी विस्तारित किया जा रहा है। अब प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। इसके पहले जो है 3 जिलों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर व कानपुर वाराणसी 4 जिलों में थी, तो ये 3 जिले और इसमें जुड़ जाएंगे, तो अब जो है 7 कुल जिले हो जाएंगे जहां उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। निजी वाहन कबाड़ में देने पर नई गाड़ी में 10% की छूट मिलेगी। सरकार की योजना ये है कि स्क्रैप नीति इस तरह से लाई जाए कि लोग अपने 15 साल 10 साल से पुराने वाहनों को लगातार चलाए रखने की जगह जो उनको रिप्लेस करें और उनको कबाड़ में दे दें, जिससे क्योंकि पुराने वाहनों में प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उस पर उनको जो है सब्सिडी देने का जो है एक अच्छा काम किया जा रहा है। कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में देने पर 15% व प्राइवेट गाड़ियों को देने पर 10% छूट मिलेगी जब आप नया वाहन खरीदेंगे। बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये जो है इसको जो है स्वीकृति दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पावर लूम बुनकरों की परंपरागत ऊर्जा स्रोत बिजली पर निर्भरता कम करने और उनकी उत्पादन लागत को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के उद्देश्य से हाल ही में प्रदेश कैबिनेट द्वारा बुनकर सौर ऊर्जा योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत सोलर प्लांट की लागत 50% अनुदान बुनकरों को मिलेगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के पावरलूम बुनकरों के लिए सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% राज्य के अनुदान के रूप में देय होगा। फिर लखनऊ व बाराबंकी में केमिकल SEZ बनाए जाएंगे। SEZ क्या होते हैं? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। बस इतना ध्यान रखिए, ये 3 जो है आपको जिले याद रखने हैं, सॉरी 2 जिले लखनऊ व बाराबंकी में। और केमिकल का निर्यात किन शहरों होता है यहाँ पर आपको जो है इसका विवरण दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री जो है अभी 14 नवंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ, जिसमें पहली बार जो है वहाँ से ऑनलाइन खरीद बिक्री का भी प्रावधान किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है जो है कैबिनेट ने। अध्यादेश में बड़े एवं व्यावसायिक भवनों के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर की
नियुक्ति अनिवार्य कर दीजिए। मान लीजिए कोई बहुत बहुमंजिला फ्लैट है तो वहाँ पर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर भी तैनात होना चाहिए। साथ ही हाउस व वाटर टैक्स की तरह फायर टैक्स भी उन्हें देना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति जो अभी हाल ही में मंजूर हुई है, इसको भी देख लीजिए। जो है इसमें संशोधन हुआ एक्चुअल में। तो स्टार्टअप को जो है पहले तो संशोधित स्टार्टअप नीति में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को 3 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। एक ये बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। और स्टार्टअप्स को 15,000 रुपये मासिक पेंशन के स्थान पर अब 17,500 रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता 1 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा तथा सीड कैपिटल सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट के और कई सारे डिसीजन हैं जो आप जो है शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। इसमें जो है मंत्रिपरिषद ने जनपद आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज को महानगर क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में महानगरों की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हमने तेजी से पढ़ने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश के नवंबर के करंट अफेयर्स को, और जल्दी ही अगले माह के करंट अफेयर्स के साथ फिर मुलाकात होगी इस सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।